हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अंकित चौक से, एनआईटी भोपाल से ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियर। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन की एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपन पढ़ेंगे, उसका जो मतलब है वो समझेंगे, इसके जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बच्चों इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। तो चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सब जगह इसकी अपने को हेल्प मिलेगी। तो इस सेशन को देखना मत छोड़ना बच्चों। बस एक बार चैप्टर को पहले पढ़ लेना। यदि आप कोई कोर्स को परचेज कर चुके हो, पहले उस चैप्टर को पढ़ लेना, फिर यहां से आप पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा चीजें। एनसीईआरटी को बाद में पढ़ा जाता है, जब आप चैप्टर एक बार तरीके से टीचर से पढ़ लें। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। तो भैया, एनसीईआरटी आज जो है अपने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की है। लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पब्लिक ध्यान से देखें। तो पहले देखो क्या क्या पढ़ने वाला है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे, आप डिस्क्राइब कर पाएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जान पाएंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, जैसे मोल कंसेप्ट में आप देखते हैं। ठीक है। हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, राउल्स लॉ पढ़ेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे बच्चों, डिविएशंस ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्स लॉ पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक लाइन को पढ़ना, और जहां जरूरत है वहां समझने की कोशिश करेंगे। इन नॉर्मल लाइफ वी रियरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बहुत कम होते हैं रियल लाइफ में। ठीक है। जनरली हमारे पास जो होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं, एक या दो या दो से चार ज्यादा चीजों का। यदि बच्चों देखा जाए, ये दो या दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर्स। जो सब्सटेंसेस हमारे पास डेली लाइफ में है वो मिक्सचर्स हैं, कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी है। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अब आपसे पूछ सकता है, तो पहला पॉइंट शॉर्ट नोट्स में डालें। ब्रास। ब्रास में कौन कौन होता है भैया? कॉपर प्लस जिंक का। भैया डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट शॉर्ट नोट्स में ये डालें। एक एक पॉइंट को शॉर्ट नोट्स में डालना है। क्लियर है? जैसे बच्चों, ब्रास का यूज होता है, कॉपर एंड जिंक का जो मिक्सचर होता है वो ब्रास होता है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। सेकंड बच्चों, जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना रहता है? जर्मन सिल्वर बच्चों मिलके बना रहता है किससे? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ठीक है। एक और एलॉय होता है, ये देखो, यही एनसीईआरटी से एलॉय आते हैं। फिर आप बोलते हो सर ये एलॉय तो बताया ही नहीं गया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगला है ब्रोंज। ब्रोंज बच्चों ध्यान से देखो, ये कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है। क्लियर है? 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। ध्यान से देखो, इस लाइन को अंडरलाइन करो। कई बार हम पहला ही पैराग्राफ देखना छोड़ जाते हैं। क्लियर है? और वहीं से क्वेश्चन जाता है बच्चों, ध्यान से देखो। 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। देखो पानी में, पता पार्ट्स पर मिलियन, अभी अपन समझेंगे पीपीएम क्या होता है। देखो अभी लिखवा देता हूं, पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो ऐसा समझो, ऐसा समझो, ध्यान से सुनना बच्चों। पार्ट्स पर मिलियन, यदि अपन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं और 1 ग्राम क्या ले रहे हैं बच्चों? फ्लोराइड आयंस ले रहे हैं, तो ध्यान सुने पीपीएम की वैल्यू कितनी आएगी? यहां 1 पुट करो, यहां 10⁻⁶ पुट करो, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ चला जाएगा, तो ये पीपीएम 1 मतलब 10⁻⁶ वाटर में यदि 1 ग्राम फ्लोराइड आयंस हैं, वो टूथ को डिके से बच्चों क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है। और वही यदि ये कंपोजिशन, वही यही कंपोजिशन बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, यदि कंपोजिशन 1.5 पीपीएम हो जाती है, वो टूथ को मॉर्टल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैन बी पॉइजनस, पॉइजनस हो सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, सोडियम फ्लोराइड इज यूज इन रेड पॉइजन। चूहे को जहर के फॉर्म में दी जाती है सोडियम फ्लोराइड। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ये अपन को बता रहा है कि अलग अलग कंपोजिशन का अलग जगह यूज है। इस बात को समझे? उसने यही तो बोलता, मोस्ट ऑफ दीज मिक्सचर्स कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, देयर यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। क्लियर बच्चों? इंट्रावेनियस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एट पर्टिकुलर आयन कंसंट्रेशन।
दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड सो ऑन। ये सारी एप्लीकेशन वाला पार्ट लिखा हुआ है। जो जो हमें इससे निकालना था एक्सट्रैक्ट वो निकाल लिया। ब्रास कॉपर प्लस जिंक का अलॉय होता है, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक प्लस निकल का अलॉय होता है, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन का अलॉय होता है, और पीपीएम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये चारों पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स में जा रहे हैं, डालें। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, पांचवा पॉइंट लिखें। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, पांचवा पॉइंट लिखें। सॉल्यूशन के अंदर जनरली क्या होता, सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पे सॉल्वेंट लिक्विड होता है, जहां पे सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, लिक्विड होता है। In this unit, we will consider mostly liquid solution and their formation. This will be followed by studying the properties of solution. तो हम यहाँ पे ऐसे solution की properties डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे solvent liquid होगा। We will begin with types of solution and then various alternatives in which concentration of solution can be expressed in liquid solution. अलग अलग concentration terms पढ़ेंगे, molarity, molality, percentage W by W, percentage W by B, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं भैया types of solution। देखो सॉल्यूशंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चों। तो देखो कितना पॉइंट हो गया है, कितना पॉइंट हो गया अपने पास शॉर्ट नोट्स के लिए, चार पॉइंट्स हो चुके हैं, पांचवा पॉइंट ये जाएगा। सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछा जाए, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर है? ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? तुमने पानी में क्या करा बच्चों, पानी में क्या करा, चीनी मिला दी, घोल दिया। अब घोल दिया तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते क्या ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। क्लियर है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पानी के अंदर, शुगर डिसॉल्व हो गई, आप नहीं समझ पाओगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। क्लियर? बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि भैया तुमने क्या करा, जब शक्कर को पानी में घोला तो भैया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई पानी के अंदर। क्लियर है? जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन, अब देखो सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है वो सॉल्वेंट होता है भैया। क्लियर है? सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यदि सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में लिक्विड है तो सॉल्यूशन का जो फेज होता है वो सॉल्वेंट के फेज के जैसा होता है। यदि ये लिक्विड है तो ये लिक्विड होगा, यदि ये सॉलिड है तो ये सॉलिड होगा। क्लियर है? ठीक है, यही बोल रहा है वो, सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट। भैया सॉल्वेंट के अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट है वो क्या होती हैं, सॉल्यूट होती हैं, वो सॉल्यूट होती हैं। अब सॉल्यूट एक भी हो सकता है, पानी के अंदर नमक डाल दो फिर तुम चीनी भी डाल दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दिस यूनिट वी शैल कंसिडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। तो भैया अब अगला पॉइंट आता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। छठवां पॉइंट लिखें, बाइनरी सॉल्यूशन। ये ऊपर वाली डेफिनेशन भी लिखना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे एक सॉल्यूट प्लस एक सॉल्वेंट होता है। 22 से 2 पता चल रहा है ना, मतलब दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक सॉल्यूट, दूसरा क्या प्रेजेंट है बच्चों, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ध्यान से देखें, एक सॉलिड और एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। अब देखो एक ऐसा केस, ऐसी 9 कैटेगरी आएंगी, क्योंकि देखो एक सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, और भैया सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। देखो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लेकिन रट्टा नहीं मारना है। अब देखो गैसियस सॉल्यूशन, मैंने बोला था ना, यदि लिक्विड सॉल्यूशन लिखा है मतलब सॉल्वेंट लिक्विड, यदि गैसियस सॉल्यूशन लिखा है मतलब सॉल्वेंट गैस, यदि सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है मतलब सॉल्वेंट क्या, सॉलिड। तो हमेशा सॉल्यूशन का नाम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो बच्चों गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है, तुम्हारी हवा है, इसमें तुम देख सकते हो कि ऑक्सीजन कौन सी और N2 कौन सी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। क्लियर है, इसमें रटने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो लिक्विड कम है और गैस ज्यादा है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। भैया क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में मिलता है, क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। समझ में जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो गैस ज्यादा लिक्विड कम, इसलिए गैसेस सॉल्यूशन में आ गया। अब सॉलिड इन गैस, कैम्फर, कपूर इन नाइट्रोजन गैस। भैया सॉलिड कम है और गैस ज्यादा है तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ये सारे एग्जांपल बच्चों डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसको अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेना है।
ठीक है, अब देखो लिक्विड के अंदर गैस, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, उसी की वजह से तो हमारी एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहती है कि नहीं। सांस लेने के लिए भैया मछली को भी चाहिए है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है पानी में, कम डिजॉल्व होती है लेकिन इतनी डिजॉल्व होती है कि एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह सके। क्लियर है, लिक्विड इन लिक्विड का बेटा ये एग्जांपल तुम बहुत अच्छा जानते हो। ठीक है, लोग बढ़िया पैक लगा के पीते हैं, कुछ अल्कोहल कम लेते हैं, कुछ अल्कोहल ज्यादा लेते हैं। जब अल्कोहल कम और वाटर ज्यादा, तो भैया वो थोड़ा सा समझ समझ जाते हैं ऐसे लोग, है कि नहीं। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बोल सकता है। अब कुछ है जिनको नाली के किनारे लेटना है, पड़े रहना है, और वो अल्कोहल ज्यादा करते हैं और पानी कम रखते हैं। ठीक है, तो ये सब में समझदार हो और ये सब हरकतें नहीं करनी है। इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, क्लियर है, इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है, वाटर भी क्या है बच्चों, लिक्विड है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल तो तुम रियल लाइफ में फेस करते ही हो, तुमने देखा ही है कि नहीं। भैया ग्लूकोज को मिला दो पानी में तो क्या हो जाएगा, सारे चेक हो रहे हैं, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो सॉलिड के अंदर गैस, ये तुम हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में पढ़ोगे, डी ब्लॉक में ही पढ़ते हो। मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, अंदर चिपक जाती है। इस तरीके से मेटल के एटम्स होते हैं और अंदर क्या हो जाता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है। इस तरीके से छोटे छोटे स्पेसेस में हाइड्रोजन गैस बैठ जाती है। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलेडियम, ये क्या करते हैं बच्चों पता है, इनको पलेडियम में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ये हाइड्रोजन स्टोरेज का काम करते हैं। क्लियर है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल अमलगम ऑफ मरकरी रूम टेम्परेचर में लिक्विड मिलता है, और सोडियम देखो सॉलिड है, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड इन सॉलिड। कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड भैया, एलॉय अभी इतने सारे एलॉय पड़ी थी, ब्रास ब्रोंज जर्मन सिल्वर, वो सब क्या है भैया, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल है, जहां पे सॉल्यूट भी सॉलिड है और लिक्विड भी क्या है, सॉलिड है। क्लियर है, ये फंडा क्लियर किया बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के बारे में बात की जा रही है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट की तरफ आ रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। भैया पानी के अंदर शुगर क्या है, कुछ टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, ऐसी टर्म्स को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, उसको आप क्वालिटी वाइज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्वांटिटी वाइज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी वाइज एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने डाइल्यूट बोल दिया मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, कंसंट्रेटेड बोल दिया मतलब सॉल्वेंट कम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, और इट इज कंसंट्रेटेड दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। समझिए पब्लिक, चलिए। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, एंड दस द नीड फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। भैया अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है दो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, वहां सॉल्वेंट का अमाउंट अलग अलग हो, है कि नहीं, बात समझ में आ गई। अब देखो 1 ग्राम सोल्यूट है और 100 ग्राम पानी है, अब 1 ग्राम सोल्यूट है 110 ग्राम पानी है तो दोनों ही डाइल्यूट। तो अब उनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देयर आर सेवरल वेज बाय व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली। तो पहला है मास परसेंटेज, तो परसेंटेज W बाय W का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज में चल रहा है तो इंटू 100 आ जाएगा। दोनों को ग्राम में रखो, दोनों को ग्राम में रखो, मेरी बात ये देके रखा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इफ द सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर, यदि 10% W बाय W ग्लूकोज देके रखा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन, क्या बच्चों, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ग्राम पानी, सॉरी हाँ ठीक है, 10% W by W। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिस्क्राइब बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मीन दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन, क्या बच्चों, सॉरी 100 ग्राम सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में भैया सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है भैया, ओहो हो क्या हो गया,
हाँ भैया, इन क्या बोल सकते हैं भैया, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन कौन मिलके बनाता है भैया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 90 ग्राम पानी होगा, दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहे होंगे। क्लियर है। कंसंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62। थोड़ा सा ये डेटा बेस्ड है भैया, आजकल कुछ भी पूछ लेता है तो अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग मतलब कलर उड़ाने के काम आता है। कंटेन्स 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। वो क्या किसके काम आता है, ब्लीचिंग एक्शन के काम आता है, कलर उड़ाने के काम आता है। अगला टर्म आता है बच्चों परसेंटेज वी बाय वी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमेशा क्या होगा, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमेशा ml में लो। वैसे दोनों की यूनिट सेम रहेगी, दोनों सेम यूनिट में लो, कहने का मतलब ये है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया भैया, ओ बाबू भैया, ये फॉर्मूला आ गया। समझे क्या मेरी बात। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यदि मैंने लिख दिया 10% इथेनॉल इन वाटर है, 10% इथेनॉल इन वाटर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा क्या, 10 ml ऑफ इथेनॉल, ये भैया थोड़े कम पीने वाले लोग हैं, इज डिजॉल्व्ड क्या, इन 90 ml ऑफ वाटर, इन 90 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। Solution containing liquids are commonly expressed in this unit. That's it, 35% V by V solution of ethylene glycol। भैया ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटी फ्रीज का काम करते हैं। तो भैया ये ना 35% वी बाई वी सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं अपन, किसमें, पानी में, जो कार्स में यूज होता है। यदि इंजन वगैरह में जम जाता है ना, जहाँ पे ठंड का मौसम ज्यादा रहता है, जैसे कश्मीर हो गया, बर्फ जम जाती है, तो जो कूलेंट है वो फ्रीज हो जाता है, तो उसे एंटी फ्रीज करने के काम में इथाइलिन ग्लाइकोल आता है, पूछा जा सकता है। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो एंटी फ्रीज क्या कर देता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। कैसे करता अपन समझेंगे, इसी चैप्टर में समझेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक टर्म आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब अगला टर्म क्या आता है बच्चों, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। अगला टर्म आता है परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हमेशा नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर हमेशा सोल्यूट रहेगा, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अनदर यूनिट कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। आपसे पूछ सकता है कि भैया परसेंटेज डब्ल्यू बाय, देखो एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब चैप्टर का डिस्कशन होता तो ये सारी बातें नहीं बताई जाती। ठीक है, तो ये कॉमनली कहां पे यूज होता है, मेडिसिन एंड फार्मेसी में यूज होता है। ठीक है, इफ इट इज द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या बताता है, कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये टर्म्स हो गए बच्चों। अगला है पार्ट्स पर मिलियन। ये पीपीएम, देखो 3 प्रकार की टर्म मैं बताता हूं आपको। देखो पीपीएम होता है, ये सब मास बाय मास वाले टर्म है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं बेटा इसको, इंटू 10 की पावर 6, इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है बच्चों, पीपीएम ऐसे होता है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, सॉरी, इंटू 10 की पावर 9। इसी तरीके से एक टर्म होती है बच्चों पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 3, पार्ट्स पर 1000 पीपीटी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेसेस क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है,
देखो ये क्या बता रहा है, यदि बताओ सॉल्यूशन का मास, ध्यान से देखो, एक पीपीएम का मतलब क्या होता है, एक पीपीएम का मतलब क्या होता है, यदि तुम 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हो तो 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यहां 1 पुट करो, यहां 10 की पावर 6 पुट करो, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। जब सॉल्यूट का अमाउंट ट्रेसेस में प्रेजेंट है, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो इस टाइप की टर्म्स यूज होती हैं, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कंसंट्रेशन इज पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, क्या भैया, पीपीएम को अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूं, यदि मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, ये फॉर्मूला लिखा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये पॉइंट लिख लीजिए बच्चों जल्दी से। हाँ भाई, तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जैसे बाइनरी मिक्सचर है, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल मैं लूं, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को अपन ए बोल देते हैं, सॉल्यूट को ए बोल देते हैं, और सॉल्वेंट को बी बोल देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि भैया दो ही चीज प्रेजेंट है, जितनी भी चीज प्रेजेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वी हैव, क्या बच्चों, n1, एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखें, एन आई अपॉन n1 प्लस n2 प्लस ऐसे एन आई तक चलते चलो, एन आई तक चलते चलो। ठीक है, इट कैन बी शोन दैट, मैंने बोला था ना जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूज मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसियस मिक्सचर, जहां पे गैसियस मिक्सचर होता है, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, इस तरीके के मिक्सचर में भी मोल फ्रैक्शन का उपयोग होता है। चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2। देखो, जब भी कुछ भी मेंशन ना कर रखा हो, सॉल्यूशन बोल के रखा है, तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर को ले लेना है। सॉल्वेंट हमेशा किसको ले लेना है, वाटर को ले लेना है। हम सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। और जब भी परसेंटेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है, जब भी परसेंटेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है, तो उसे W/W मान लेना है। क्या बोल रहा हूं भैया, ट्रिक ट्रिक ये बोल रहा हूं, जब भी परसेंटेज दिया हुआ है और मेंशन नहीं है, और मेंशन नहीं है, नहीं है कि किस चीज का परसेंटेज है, किस चीज का परसेंटेज है, तो उसे उसे परसेंटेज W/W मान लो, मान लो। और यदि और यदि सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या
एक्वस सॉल्यूशन दिया है, एक्वस मतलब वाटर ही होगा, या एक्वस सॉल्यूशन दिया है, देन सॉल्वेंट वाटर होगा। देन सॉल्वेंट क्या होगा भैया, सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट हम सबका प्यारा वाटर होगा। समझे मेरी बात, क्लियर है। चलिए तो भैया 20% C6C2H6O2 है बाय मास, मोल फ्रैक्शन निकालना है। देखो मोल फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी है और परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी है। अब देखो यदि मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो 20 ग्राम सोल्यूट आएगा, और यदि मैं 200 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो क्या होगा, 40 ग्राम सोल्यूट आएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वही आएगी। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भैया लेट 100 ग्राम सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। तो यहां से मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा कितना, ग्लाइकोल हो जाएगा 20 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ वाटर हो जाएगा 20 ग्राम, क्योंकि 20% है। सॉरी, मास ऑफ वाटर हो जाएगा 80 ग्राम, बचा हुआ मास 100 ग्राम में क्या होगा, वाटर का होगा। मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने हो जाएंगे, मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएंगे 20 डिवाइड बाय मोलर। मोल कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास 62 आता है, निकाल लोगे। ये देखो 12 टू द 24 प्लस 6 30, ठीक है, 12 टू द 24 प्लस 6 30, और 30 और 32 62 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 डिवाइड बाय 32। मोल ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मोल ऑफ वाटर निकालोगे बच्चों कैसे, 80 डिवाइड बाय 18। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा, या बोलो, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर, प्लस मोल ऑफ वाटर। इस तरीके से अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या, चलिए बहुत बढ़िया, बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका कितना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाय 32 डिवाइड बाय 20 टोटल मोल, 20 डिवाइड बाय 32, सॉरी 62 आएगा ना, ये इसका मोलर मास कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, 62 आ रहा है, ठीक है। चलिए 20 डिवाइड बाय 62, 20 डिवाइड बाय 62, 20 डिवाइड बाय 62 प्लस बच्चों मोल ऑफ वाटर 80 डिवाइड बाय 18, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये आ रहा है, ये देखो बच्चों 20 डिवाइड बाय 62, 80 डिवाइड बाय 18, ये निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब जाता बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है क्या, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलैरिटी लिख रहा है ना, हाँ मोलैरिटी लिख रहा है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे भैया, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखने को बोला जाए तो भैया क्या इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। VmL में x मोल है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, XY-V नहीं हो जाएंगे। समझ गया मेरी बात, चलिए तो ये मोलैरिटी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। फॉर एग्जांपल 0.25 मोल लीटर इनवर्स देके रखा है, इसे 0.25 मोलर भी बोल सकते हैं ऑफ NaOH, मींस दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर। ध्यान से देखें बच्चों, 1 लीटर की वैल्यू क्या होती है पता है, 1 लीटर की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है, और 1 डेसीमीटर में कितने बेटा 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 लीटर की वैल्यू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाती है। समझ गया मेरी बात, ये यूनिट कन्वर्जन अपने को ध्यान रखना है। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। समझे क्या मेरी बात जनता,
मेरी बात समझने की जरूरत है। तो अगली टर्म है मोलैरिटी। अगली टर्म देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल कैसे निकालेंगे सॉल्यूट के? 5 तो उसका मास हो गया, डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना आएगा? सोडियम का 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 24 प्लस 16 ये आ गया 40, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर 450/1000। ये देखो इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ये आ जाएगा 0.278 मोल लीटर इनवर्स। और क्या हो जाएगा बच्चों? 0.278 मोलर। 0.278 मोलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं भैया? मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब अगला टर्म आता है बच्चों मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलैलिटी होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of the solute per kilogram of the solvent and is expressed as moles of solute divided by बच्चों ध्यान सुनिएगा mass of solvent in kg। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल kg इनवर्स और 1 इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, KCl means that 1 mole of KCl is dissolved in 1 kg of solvent। Each method of expressing concentration of the solution has its own merits and demerits। mass percentage, ppm, mole fraction, molality are independent of temperature। very important line। mass percentage, ppm, mole fraction and molality are independent of temperature where molarity is function of temperature because volume depend करता है टेम्परेचर पे, लेकिन मास तो कंजर्व होता है। मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है भैया, मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जहां जिस टर्म में वॉल्यूम आ गया, वो कौन सी टर्म है जहां वॉल्यूम आया था? वो बच्चों वो टर्म है मोलैरिटी। तो आपसे पूछा जाए, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डालने शॉर्ट नोट्स में, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेयरएज मोलैरिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन करते हैं बाबू भैया, बाबू भैया क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का बच्चों मोलर मास होता है 60। इथेनॉइक एसिड कौन सा हो गया भैया? CH3COOH। तो 12 12 24 और 4 28, 28 प्लस 32 60 आ जाएगा। तो ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन अपनी अपनी बहन जी यहाँ पे सॉल्वेंट है बेटा, केजी में रखना है ना, ग्राम में तो डिवाइड बाय 1000 इसलिए किया। तो यहां से आ जाएगा 0.556 मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल, मोलैलिटी, मोलल। और मोलैरिटी में मोलर। ठीक है, यूनिट क्या आएगी? यूनिट आ जाएगी मोल केजी इनवर्स। ठीक है, यहां पे और लगा लो, और मोल केजी इनवर्स। ठीक है, ये मोलैलिटी हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करेंगे सॉल्व इसे। इन्होंने सॉल्यूशन देखी देखा। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज निकालना है बेटा। पहले वाले का क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है। बेंजीन का कितना हो जाएगा? 122 डिवाइड बाय, सॉरी बेंजीन का निकालना है 22 डिवाइड बाय 122 प्लस 22 इंटू 100। सॉल्व कर लोगे, ये बेंजीन का है। ठीक है, और मास परसेंटेज ऑफ बच्चों, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कितना हो जाएगा भैया? इसका मास है 122 डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। इस तरीके से निकाल लोगे। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखें बच्चों। इफ mass of solution is 100 ग्राम, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ बेंजीन क्या हो गया? 30 ग्राम हो गया। मास ऑफ बेंजीन कितना हो गया बच्चों? 30 ग्राम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई।
और मास ऑफ CCl4 कितना हो गया, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हो गया आपका 30% बाय मास। कौन है, बेंजीन है, तो बचा हुआ 70 ग्राम। क्या पूछ रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, देखो बेंजीन का मास दे के रखा है 30, उसका मोलर मास कितना होता है 78, बेंजीन क्या होती है C6H6 होता है, 12 6 दा 72 प्लस 6 78, यह जाएगा 30 डिवाइड बाय 78। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है CCl4, 70 डिवाइड बाय 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, इंटू 4 टाइम्स करना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकालना है बेटा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखें। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बेटा मोल सॉल्यूट के निकालने पड़ेंगे, 30 ग्राम दे के रखा है इसका मास और 4.3 लीटर सॉल्यूशन दे के रखा है। क्लियर है, इन्होंने कोबाल्ट का मोलर मास नहीं दे के रखा है, कोबाल्ट का मोलर मास देना चाहिए था, इन्होंने गड़बड़ कर रखी, एग्जाम में दिया रहता है ना, कभी भी मोलर मास रटा नहीं जाता, छोटे छोटे एलिमेंट्स का रटा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 30 ग्राम CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O, तो भैया 30 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO क्या देके रखा है, सी कोबाल्ट है बेटा, CO नहीं है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब NO3 ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है, बात समझ में आ गई। डॉट 6H2O डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 4 लीटर 4.3 दिया जाएगा 30। अब मोलर मास कोबाल्ट का चेक कर लेते हैं कितना होता है भैया, मोलर मास ऑफ कोबाल्ट, मोलर मास ऑफ कोबाल्ट देख लेते हैं, एग्जाम में दिया होगा, चिंता ना करें। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, को ये होता है 291.03, ठीक है लगभग, एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है 290.93 आ रहा है यार, 290.93 आ रहा है, ठीक है 290.93 आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाय 4.3। ठीक है, अगला पार्ट देखें बच्चों। अगला क्या, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 50 ml। देखो बेटा ध्यान से देखो, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या बोल रहा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO, आपको कोई मोलैरिटी दी हुई है बेटा, आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, 500 ml और डाल रहा हो, तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी चेंज होगी, तो सॉल्यूट के मोल तो फिक्स रहेंगे, वो क्या आएंगे, ये मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे कितने, 50 इंटू 30/1000। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, मोलैरिटी न्यू कितनी हो जाएगी सॉल्यूट की, मोल है इसके 50 इंटू 30/1000, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, टोटल वॉल्यूम हो गया 30 ml प्लस 500 ml, तो 530 डिवाइड बाय 1000, 530 डिवाइड बाय 1000। क्लियर है, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो इस बार क्या देके रखा है क्वेश्चन में, अब अगले पार्ट सॉल्व कर लेना यार, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो मास ऑफ यूरिया निकालना है रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ, ये सॉल्यूशन का मास देके रखा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखें, ध्यान से देखें कैसे करेंगे इसको, 2.4 वाले पार्ट को, फोर्थ पार्ट में मोलैरिटी कितनी है
मोलैलिटी कितनी है बेटा, मोलैलिटी है 0.25, ठीक है, अपॉन आ जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो चलिए ध्यान से देखें कैसे करेंगे अपन इसको, इसको कैसे करेंगे। 0.25 मोलल दे के रखा है, 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट होगा मास ऑफ सोल्यूट इनटू उसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, कौन है सोल्यूट अपना, सोल्यूट कौन है अपना, यूरिया, इसका मोलर मास देखो कितना आएगा, इसका मोलर मास शायद 60 आता है, 60, देख तो ध्यान से देखो, 14 और 14 28, 29 30 और 32, 32 32, ध्यान से देखें, 14 और 14 28, 29 30 31 32, 32 और 16 48, 48 और 12 60, ठीक है, देखो बिल्कुल 60 आ रहा है। तो मोल ऑफ सोल्यूट को क्या लिखा, मास ऑफ सोल्यूट इंटू मोलर मास, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन है, ध्यान से देखें, ठीक है, नीचे केजी में रहना चाहिए, नीचे केजी में रहना चाहिए, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट इंटू 60 और मास ऑफ सोल्यूशन माइनस, अपने को किसका मास देके रखा है, अपने को किसका मास देके रखा है, अपने को मास देके रखा है सोल्यूशन का 2.5 केजी, मतलब 2.5 इंटू 1000 ग्राम माइनस मास ऑफ सोल्यूट, यहां से ग्राम में आ जाएगा और डिवाइड बाय 1000 कर देंगे क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखना है। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, समझे मेरी बात। तो इस तरीके से आपका मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट ए मोलैलिटी, बी मोलैरिटी, सी मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वा सॉल्यूशन इज दिस। क्लियर है, 2.5 अच्छा वाला पार्ट है, थोड़ा इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट देखें बच्चों, फिफ्थ वाला पार्ट देखें ध्यान से, फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई इफ द डेंसिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, 20% मास बाय मास दे के रखा है, ठीक है, तो अज्यूम करेंगे लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, देन मास ऑफ के आई कितना हो जाएगा बेटा, के आई सॉल्यूशन देके रखा मतलब के आई सॉल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर है, मास ऑफ के आई हो जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, अपने को निकालना है क्या, ध्यान से देखें, अपने को निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो मोलैलिटी हो जाएगा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट 20 डिवाइड बाय मास ऑफ की आई 39 प्लस 127 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 100 माइनस 20, क्योंकि सॉल्यूशन का 100 है, सॉल्यूट का 20 है, ये हो गया मोलैलिटी। ठीक है, अगला क्या निकालना है भैया, अगला अपने को निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट 127, ये मास डिवाइड बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी होता है मास, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए मास कितना देके रखा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास देके रखा 100 डिवाइड बाय डेंसिटी, इतना ml होगा बच्चों, इतना ml में आएगा, देखो डेंसिटी है 1.202, डेंसिटी है 1.202, ये तो किस में आया, वॉल्यूम ml में आया, इनटू 1000 करना पड़ेगा कि वॉल्यूम लीटर में रखना पड़ेगा, वॉल्यूम लीटर में डिवाइड बाय 1000 करोगे तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या पूछ रहा है, अगला पार्ट पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई हो जाएगा, ध्यान से देखिए, खुद आप आंसर निकालेंगे इसे सॉल्व करके, क्लियर है। तो 20 डिवाइड बाय 39 प्लस 127, ये तो के आई के मोल हो गए, 20 डिवाइड बाय 39 प्लस नीचे टोटल मोल आएंगे, मतलब के आई के मोल इतने हो गए और वाटर के मोल कितने हो गए 80 डिवाइड बाय 80, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई आ जाएगा। समझे मेरी बात,
क्लियर है फंडा? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पांचों के पांच पार्ट मैंने सॉल्व करके बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्विबिलिटी क्या होता है। सॉल्विबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। कितना सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्या टेम्परेचर है, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए क्या डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, आप क्या बोलोगे? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, क्लियर है, प्रेशर, और क्या बोल सकते हो साथ में भैया? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीस फैक्टर्स इन सॉल्यूशन। तो कौन कौन से फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्वेंट लिया उसमें सॉलिड डाल दिया डिसॉल्व हो गया, ठीक है। वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडली इन वाटर। सोडियम क्लोराइड NaCl और शुगर पानी में बहुत तेजी से डिसॉल्व होते हैं, लेकिन नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डज नॉट, ठीक है। इसलिए तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ध्यान सुने क्या बोल रहा है। While sodium chloride and sugar dissolve readily in water, naphthalene and anthracene do not. On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene. बेटा like dissolve like, polar substance polar solvent में dissolve होते हैं, non polar substance non polar solvent में dissolve होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहां पोलैरिटी कम होती है और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है वहां डिसॉल्व हो जाएंगे। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन क्या भैया? पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इन जनरल बच्चों a solute dissolved in a solvent if the intermolecular interactions are similar in टू और बी में से like dissolve like dissolve like। क्लियर है? ये सारा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बोल के सुना भी दिया, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। When a solid solute is added to solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution। तो देखो बच्चों अपन ने क्या किया, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं कि चलो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इस वाले केस में, चलो बना देता हूं। ये सॉल्वेंट था, ठीक है, बात समझ में आ गई। When a solid solute is added to solvent, some solute dissolve and its concentration increase in solution। तुमने कोई सॉलिड डाला बेटा, कोई सॉलिड डाला यहाँ पे, तो पहले तो वो नीचे जाके क्या बैठेगा। अब क्या होगा बच्चों? अब ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डिसोल्यूशन। सम सॉल्यूशन पार्टिकल सॉल्यूशन कोलॉइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स। अब देखो क्या होगा, ये पार्टिकल आ गया, यहाँ पे एक पार्टिकल आ गया। अब जैसे और पार्टिकल्स आएंगे सॉल्यूट के, इनके बीच में कोलिजन होगा, तो कोलिजन होगा तो कुछ लौट के नीचे भी वापस आएंगे, ठीक है। तो सम सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन कोलॉइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। बेटा देखो क्या हो रहा है, ऊपर से भी जा रहे हैं पार्टिकल्स और नीचे भी आ रहे हैं, तो नीचे आने वाली प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं और ऊपर जाने वाली प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। आज स्टेज इज रीच्ड। एक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में बच्चों रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। A stage is reached when two processes occur at same rate. Under such condition, number of solute particles going into solution will be equal to the solute particles separating out, and state of dynamic equilibrium is reached. Solute plus solvent equilibrium में रहेंगे solution के साथ, ठीक है। सॉरी, हाँ, solute plus solvent मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो भैया जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया गिवन टेम्परेचर में, वो क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो भैया देखो आपने सॉलिड डाला, सीधा डिसॉल्व हो जाएंगे, पार्टिकल्स जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा, प्रोसेस हो रही है। और कुछ पार्टिकल्स आप इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, कुछ वापस भी आएंगे, ठीक है। और वापस आएंगे तो बच्चों तभी आपने देखा होगा कि आप निरमा वगैरह डालते हो पानी में, तो नीचे कुछ निरमा के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, सारे डिसॉल्व नहीं होते। सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि
पार्टिकल्स आपस में टकरा के भी वापस आ रहे हैं। क्लियर है, ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। जब इक्विलिब्रियम आ गया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, गिवन मतलब उस टेम्परेचर और प्रेशर में अब और सॉल्यूट डिसॉल्व होने वाला नहीं है। सिमिलर इस प्रोसेस फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। यही प्रकार की प्रोसेस होती है बच्चों जब गैस को आप किस में डिसॉल्व करते हो, लिक्विड के अंदर। Such a situation is in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। ये हर जगह बहुत जगह वर्ड यूज होता है सैचुरेटेड, और हमको पता नहीं चलता। तो भैया सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब अब उसकी और कैपेसिटी उस टेम्परेचर प्रेशर में डिसॉल्व करने की नहीं है। क्लियर। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution। Saturated solution में क्या था, जितना डिसॉल्व होना था हो गया, बाकी नीचे बैठा था टकरा टकरा के। मतलब प्रोसेस तो चल रही थी, जितने ऊपर जा रहे थे उतने नीचे आ रहे थे, जितने ऊपर जा रहे थे उतने नीचे आ रहे थे, लेकिन अब अमाउंट चेंज नहीं हो रहा था जब इक्विलिब्रियम आ गया था, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला गया। ठीक है, द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन सच अ सॉल्यूशन इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इक्विलिब्रियम में जब आ गया तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बोला जाएगा, और उस समय कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रखा है सॉल्वेंट के अंदर उसे सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। ठीक है, अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। In addition to these variables, two other parameters, temperature and pressure, also control this phenomena। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट तो डिपेंड करती है, लेकिन साथ में किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। कौन, सॉल्युबिलिटी। कौन बच्चों, सॉल्युबिलिटी। क्लियर। चलिए ध्यान से देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने NaCl सॉलिड को पानी में डाला, मैंने NaCl सॉलिड को पानी में डाला, तो ये बन जाता है Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। और थर्मोडायनेमिक्स में इसे इस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज को बोला जाता है डेल्टा एस सॉल्यूशन। डेल्टा एस सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, पहले ये लैटिस को तोड़ना पड़ेगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। Na प्लस गैसियस में लैटिस एनर्जी क्या करती है, एक मोल सॉलिड को रिस्पेक्टिव गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में ले जाती है, रिस्पेक्टिव गैसियस कैटायन और एनायन में ले जाती है। अब देखो Na प्लस गैसियस Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट होगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा, इसे डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस बोलेंगे, डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस बोलेंगे। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे Cl गैसियस जब Cl नेगेटिव में जाएगा, यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसे डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव बोलेंगे। तो यदि सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है पानी के अंदर तो वो डिपेंड करता है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, क्योंकि डेल्टा एच सॉल्यूशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ क्या बच्चों, Na प्लस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ क्या बच्चों, Cl नेगेटिव के बराबर आ रही है। ठीक है, तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10। दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इन जनरल ध्यान से देखो, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक, यदि डेल्टा एस सॉल्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और वहीं यदि डेल्टा सॉल्यूशन यदि डिसॉल्व होने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होने वाली है। समझे क्या मेरी बात पब्लिक, ये बात समझ में आ गई। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट, अगला पॉइंट ध्यान रखें, सॉलिड को जब पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट बच्चों अंडरलाइन कर लें कि भैया सॉलिड को जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तो भैया प्रेशर बढ़ाने से
कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आपको ये रीजन पता होना चाहिए। अब गैस को डिसॉल्व करते हैं भैया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर। मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है स्मॉल एक्सटेंट में वाटर में। क्यों स्मॉल एक्सटेंट में? भैया ऑक्सीजन नॉन पोलर गैस है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए सॉल्बिलिटी बहुत कम है। लेकिन इतना डिसॉल्व हो जाती है कि एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह सके, एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह सके। क्लियर है? इट इज इफ इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच कंटेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि भैया पोलर है तो हाईली सॉल्युबल होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम दिया है क्या यहाँ पे? हाँ, ये देखो, ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो बेटा, पहले क्या हो रहा था, ऊपर गैस है, नीचे क्या है, सॉल्वेंट है ना। नीचे व्हाइट वाले पोर्शन में सॉल्वेंट है, ऊपर गैस है। तो बेटा ऊपर पहले वेट 1 रखा था, तो क्या हुआ था, पहले ऊपर गैस थी, गैस के पार्टिकल्स ऊपर से प्रेशर बढ़ा, नीचे आना चालू हुए। भाई कुछ पार्टिकल्स नीचे आ गए, अब और पार्टिकल्स आ रहे तो आपस में टकराने लगे, आपस में टकराने लगे। तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितने अंदर पार्टिकल्स आ रहे हैं उतने ऊपर पार्टिकल्स जा रहे हैं। लेकिन तुमने वेट बढ़ा दिया, अब देखो ये फ्री स्पेस कम बचा, तो गैस के पार्टिकल्स और नीचे ज्यादा जाएंगे, नीचे ज्यादा आएंगे, सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी, एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ती है। द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट कंसीडर सिस्टम एज शोन इन फिगर 2.1a, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन। लोअर पार्ट कौन सा बेटा? सॉल्यूशन है। लोअर पार्ट सॉल्यूशन है और ऊपर गैस है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलिए, द लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन एंड अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। अज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितने पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं उतने ऊपर जा रहे हैं। अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज द सेम। नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। देखो प्रेशर बढ़ा दिया, फ्री वॉल्यूम कम बचा, और गैस को ज्यादा वॉल्यूम पसंद है, वो नीचे जाएगी अब। ठीक है, नाउ इंक्रीज द प्रेशर over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution and also the rate at which gaseous particles striking the surface of solution to enter it. ठीक है बच्चों, नीचे जाने वाले पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, उनके जाने की रेट भी बढ़ जाएगी, इस सरफेस से ज्यादा पार्टिकल्स टकराएंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड आल्सो द रेट एट व्हिच द गैसियस पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर इट। The solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached। बताया था नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेब्लिश होगा। अब ज्यादा पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं, एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया बच्चों। तो प्रेशर बढ़ाने से हमें अपने शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है, प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड क्या होती है बच्चों, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक हेनरी था, हेनरी लॉ पढ़ते हैं। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव, उसने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी को रिलेट करने की कोशिश करी। ध्यान से देखें, हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरीज लॉ। क्या कहता भैया ये लॉ? द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द क्या सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोलता है ये लॉ बच्चों कि भैया गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के अंदर कितनी होगी, मतलब वो डिपेंड करेगा ऊपर गैस का प्रेशर कितना है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये ऐसा बोल सकते हो सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर है? डिल्टन अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, ठीक है, ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो एक चीज और क्या बोल रहा है, ध्यान सुने, डिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरी ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो डिल्टन ने भी यही बोला कि गैस की सॉल्युबिलिटी कितना पार्शियल प्रेशर है गैस का, उस पर डिपेंड करेगी। इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर इट्स सॉल्युबिलिटी, क्योंकि बेटा जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है, व्हाइट वाले पोर्शन में,
तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा, मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा है। तो यहां से मैं एक रिलेशन और रिलेट कर सकता हूं, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द बच्चों इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, दैट इट कैन बी सेड दैट, क्या बच्चों क्या बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऊपर प्रेशर कितना है। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों, ध्यान से देखें, तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है हेनरीज कांस्टेंट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सॉल्यूशन के अंदर कितना उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। समझे मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। Kh is Henry's constant if we draw a graph between partial pressure of gas versus mole fraction। तो देखो एक लीनियर ग्राफ आ रहा है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन अंदर है मतलब ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा है गैस का। तो देखो Kh की वैल्यू गैसेस पे डिपेंड करती है। तो अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट ये बोल रहा है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट Kh वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। अलग अलग गैस के लिए Kh की वैल्यूज अलग अलग होती हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, तो Kh की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ Kh एट अ गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान से देखो बच्चों, यदि Kh की वैल्यू ज्यादा होगी, अब देखो बच्चों आपने क्या किया, आपने क्या किया, दो गैस लिया सेम प्रेशर पे, दोनों के ऊपर प्रेशर सेम लगा के रखा, जिसका Kh ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रेशर तो दोनों के लिए सेम है। इसको बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कम करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, है कि नहीं? हायर द वैल्यू ऑफ Kh एट गिवन प्रेशर द लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 दैट Kh वैल्यूज फॉर N2 एंड O2 इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ये देखो बच्चों, O2 और N2 कहाँ है, कहाँ गई टेबल, O2 और N2 क्या है, कहाँ है? ये देखो N2 का 293 केल्विन में, O2 का 293 केल्विन में, 303 केल्विन में। देखो सॉल्युबिलिटी Kh की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गई, Kh की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ गई। तो अगला पॉइंट देखने को क्या मिलता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे Kh की वैल्यू बढ़ती है। और एक पॉइंट अपन ने और क्या सीख लिया, Kh डिपेंड्स ऑन, Kh किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड क्या, नेचर ऑफ गैस। सेकंड क्या बच्चों, नेचर ऑफ गैस। क्या बोलती है जनता, पॉइंट क्लियर है कि नहीं? पॉइंट क्लियर होना चाहिए, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 दैट Kh वैल्यूज फॉर बोथ N2 and O2 increases with increase of temperature, indicating that solubility of gases increase with decrease of temperature। और बच्चों एक चीज और देखने को मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा, कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kh बढ़ेगा, प्रेशर तो फिक्स है, प्रेशर तो आपने कांस्टेंट कर रखा है, प्रेशर फिक्स है, Kh बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि Kh बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ध्यान सुने बच्चों, अगला पॉइंट क्या, ठीक है क्या बोल रहा है, Kh values for both N2 and O2 increase with increase in temperature, indicating that solubility of gases increase with decrease of temperature. It is due to the reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water। कि कोल्ड वाटर में गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी, ऑक्सीजन उनको अच्छे से मिल पाएगी, इसलिए वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये था भैया हेनरीज लॉ, ये था अपना हेनरीज लॉ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant is this। ठीक है, चलिए कह रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखें। N2 gas is bubbled through water, how many millimoles? तो ध्यान से देखो बेटा, KH प्रेशर कितना है 0.987, KH की वैल्यू बेटा आपने को किस में रखना है,
केल्विन बार में देके रखी है, नहीं किस में देके रखी है, किलो बार में देके रखी है। तो अपन को इनटू 1000 इसको भी बार में रखना पड़ेगा। जो केएच की यूनिट रहेगी भाई प्रेशर की रहेगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है, इनटू, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा 0.987 इज इक्वल टू 76.4 इंटू 1000 इंटू बेटा मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। वाटर के मोल कितने, 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml, और 1000 ml का मास 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। 1 लीटर पानी है ना, मतलब 1000 ml है, और इंटू डेंसिटी कर दोगे तो मास आ जाएगा 1000 ग्राम। इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब देखो बच्चों एक चीज मेरे को पता चल रही है, यहां पे मैं अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं क्या, कि भैया ये देखो 0.987 डिवाइड बाय 76.48 इंटू 1000, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत कम आएगा। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो लिखा हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत कम आ रहा है, इसलिए अपन मोल ऑफ N2 को प्लस इसको ऑलमोस्ट 1000/18 लिख सकते हैं। तो मोल ऑफ N2 प्लस 1000/18 को अपन ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं, 1000/18 लिख सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो लिखा हुआ जो कि बहुत कम आ रहा है, मतलब मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वाटर कम आ रहा है, मतलब मोल N2 के बहुत कम है, मतलब 1000/18 और मोल ऑफ N2 की वैल्यू देखो बहुत कम आएगी, जो कि कितनी आ रही है, ये देखो ध्यान से कितनी मोल आ रहा है, 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल आ रहा है। लेकिन मिली मोल निकालना है, इसलिए इंटू 1000 किया, मिली मोल निकालना है इसलिए इंटू 1000 किया। यहां से मोल आएंगे और मिली मोल निकालना है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। समझे मेरी बात, क्लियर है। तो आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके अच्छे से नंबर मिलेंगे। मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूं कि प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरीज लॉस फाइंड सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलते हो, सीओ गैस के बुलबुले ऊपर आते हैं, क्योंकि प्रेशर कम कर दिया, और प्रेशर कम करने से गैस की सॉल्बिलिटी कम हो जाती है, इसलिए बुलबुले के फॉर्म में CO2 ऊपर आती है, ठीक है। देखो अगला एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स विच कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। वो पानी के नीचे जाते हैं तो गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। स्कूबा कोप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। तो इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा, प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ रही है। ब्लड में क्या हो रही है बच्चों, एटमॉस्फेरिक गैसेस ज्यादा मिक्स हो रही हैं। O2 तो चलो काम आ जाएगी, लेकिन N2 वही काम की नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा N2 डिसॉल्व हो जाती है। व्हेन द डाइवर्स कम टूवर्ड सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये देखो समुद्र के अंदर गए, प्रेशर सडनली बढ़ा, फिर ऊपर आएंगे प्रेशर सडनली कम होगा। दिस रिलीज द डिसॉल्व गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन तो वो यूज कर रहा था, ऑक्सीजन तो वो यूज कर रहा था, पानी के अंदर जा रहा है तो वो लेके जाते हैं ना, एयर सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन उसमें तो केवल O2 तो है नहीं, बस O2 तो काम आ रही है, N2 तो कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रो दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज, ये कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। मेडिकल कंडीशन बैंड्स क्रिएट कर देता है, एक मेडिकल कंडीशन जिसे बैंड्स बोला जाता है, जो कि पेनफुल हो सकती है और डेंजरस हो सकती है लाइफ के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ता तो गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ती है, एयर की सॉल्बिलिटी बढ़ रही है। टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। उनमें हीलियम मिक्स किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कम किया जाता है, क्योंकि पहले मैक्सिमम एयर और नाइट क्या थी, O2 और N2 थी। N2 का परसेंटेज 78% के आसपास होता है और लगभग 21% O2 रहती थी। उसका परसेंटेज कैसे कम किया, 11.7% हीलियम मिला दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसने नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर दिया तो वो कम डिसॉल्व होगी, पहले परसेंटेज उसका कितना 78% के आसपास थी, ठीक है। तो इस तरीके से हीलियम डाल के उसका परसेंटेज कम किया जाता है। एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। ऊपर क्या होगा बच्चों, ऊपर जाओगे तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, कि नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है,
ऊपर प्रेशर कम है, ऊपर प्रेशर कम है तो क्या होगा, O2 की कमी महसूस होती है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई चले जाओ तो लगता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ रहा है एनॉक्सिया, जिसे बोला जाता है, एक बीमारी होती है जो पहाड़ों के लोग, पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं ना उनको होती है। जब ऊपर रहोगे बच्चों, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन कम जाएगी अंदर, है कि नहीं, इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टीसीज ऑफ पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स। ठीक है, जो ऊपर लोग रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस उनको वीक बना देती है, देखते हो दुबले पतले लोग होते हैं वो, ठीक है, उनके सोचने समझने की क्षमता कम होती है, एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। सिम्टम्स ऑफ कंडीशन नोन एज एनोक्सिया, इस कंडीशन को एनोक्सिया बोला जाता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है बच्चों? एनोक्सिया बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखें बच्चों। टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। अभी अपन ने पढ़ चुका है टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो हमने पढ़ चुका है गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। समझे मेरी बात? क्लियर है फंडा? व्हेन डिसॉल्व द गैसेस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। ठीक है, ये सारी कहानी है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये अपन ने पढ़ लिया, बस अपन इतना जानते हैं। ठीक है, तो ये इंटेक्स क्वेश्चन है। H2S आर टॉक्सिक गैस विद रोटर एग स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एसटीपी इज 0.6, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या बेटा, 0.195 मोलल है बच्चों ये, है ना। तो ध्यान से देखो, एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 बार, पीएच की वैल्यू निकालना है। अब मोललिटी देके रखा है, ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, 0.195 अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, केजी को क्या लिख सकते हैं, इन ग्राम डिवाइड बाय 1000, लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आ गया 0.195 इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये आ जाएगा 0.195 मोल ऑफ सोल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा क्या, 0.195 इंटू 18 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू आ जाएगी। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ये वाला के एच टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, 1 बार इज इक्वल टू के एच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये होगा क्या, बिल्कुल, ऊपर और नीचे क्या करो, मोल ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो। मोल ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया 1 बार इज इक्वल टू के एच इंटू 0.195 इंटू 18 डिवाइड बाय 1000। और बेटा ये क्वांटिटी बहुत छोटी आ रही है, तो इसको इसका +1 सम को अपन ऑलमोस्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो के एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी, के एच की वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 195 इंटू 18 बार, ये वैल्यू आ जाएगी।
समझे मेरी बात, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? एक और फॉर्मूला होता तो मैं लिखवा देता हूं मोलिटी का। मोलिटी का होता 1000x अपॉन 1 माइनस एक्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ये x क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, m है मोलिटी। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सही लिखना। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ऊपर चला गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बोल सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू 18 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, वो भी सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो चलिए अब इसका बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। द सॉल्यूट कैन बी गैस, सॉल्यूट गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस लिक्विड हैव ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड इन लिक्विड सेक्शन 2.3.2। अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। गैस का लिक्विड के बारे में, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं। तो गैस का लिक्विड के अंदर डिस्कशन हो चुका है। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स इन अ लिक्विड। या तो सॉल्यूट, देखो सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड होगा, सॉल्यूट या सॉल्यूट अपना या सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ठीक है, सर सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल मतलब जो वेपर के फॉर्म में जा सके, हीट करो या पर्टिकुलर टेम्परेचर हो वेपर के फॉर्म में जा सके, वोलेटाइल का मतलब है ना। जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो सॉल्यूट और मे नॉट भी वोलेटाइल। यदि सॉल्यूट लिक्विड है तो वो वोलेटाइल होगा, सॉल्यूट सॉलिड है तो वो नॉन वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो अपन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड दो प्रकार के अपन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट हमेशा अपना लिक्विड रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड एंड डिनोट टू कंपोनेंट एज 1 and 2। डायग्राम दिया हुआ क्या अगले में, नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है। When taken in a closed vessel, both the component would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor pressure and liquid phase। देखो हुआ क्या, ये लिक्विड ए था और ये लिक्विड बी था। ये लिक्विड ए था बच्चों, ये लिक्विड बी था। यहां पे प्रेशर था पी नॉट ए और यहां पे प्रेशर था पी नॉट बी। होता क्या है, लिक्विड की कुछ वेपर्स रहती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वेपर सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। उसी तरीके से बच्चों यहां पे भी कुछ वेपर्स हैं और वो भी लिक्विड बी के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, उसे पी नॉट बी बोला जाएगा। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, लेकिन एक मतलब सॉल्यूट एक ही प्रकार का एक लिक्विड है। ठीक है, चलिए एंड डिनोट द टू कंपोनेंट्स एज 1 and 2। ठीक है, इसे बोल देते हैं 1, इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं, इस, अरे भाई इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं। यहाँ पी नॉट 1 आएगा, यहाँ पी नॉट 2 आएगा। ठीक है, चलिए let the total vapor pressure at this stage be P total and P1 and P2 be the partial pressure of two components। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये अलग अलग कंटेनर में थे, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दे रहा हूं, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों को एक कंटेनर में मैंने मिक्स कर दिया। अब यहां पे देखो क्या होगा बच्चों, इस बात को समझना। यहां पे 1 और 2 को दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहां पे वेपर्स 1 और 2 दोनों की रहेंगी। तो यहां पे जो टोटल प्रेशर आएगा पी टोटल। ठीक है, बात समझ में आ गई।
और यहां पे जो ए, अब देखो वेपर्स 1 और 2 दोनों की प्रेजेंट, तो 1 की भी वेपर्स सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी, ए और बी का सोल्यूशन बना दिया या 1 और 2 का सोल्यूशन बना दिया, तो यहां 1 की भी वेपर्स प्रेशर लगाएंगी, वो P1 लगा रही हैं, और 2 की वेपर्स प्रेशर P2 लगा रही है। ठीक है, इस लिक्विड के अंदर फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन 1 है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सब वो सॉल्वेंट सेकेंड है तो उसका मोल फ्रैक्शन X2 है। ठीक है, द फ्रेंच केमिस्ट फ्रैंकोइस मार्टे राउल्ट, राउल्ट लॉ बोला जाता है, गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम,